पिरेनीज और एल्प्स माउंटेन रेंज से नेचुरली प्रोटेक्टेड एक देश जिसका रिवर सिस्टम इतना बेहतरीन है कि वह यूरोप में यूक्रेन के बाद सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड कंट्री बना हुआ है। आज ही नहीं बल्कि कई सौ सालों से यह देश समृद्धि की मिसाल है। लेकिन क्या आप जानते हो इसका रीजन क्या है? आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इसका रीजन है इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन, जो इसे न केवल यूरोप का बल्कि पूरी दुनिया का एक अद्भुत देश बना देती है, जिसके कारण प्राचीन काल से ही दुश्मन इस पर हमला नहीं कर पाए और यहाँ फैला एम्पायर दशकों तक राज करता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बताते चले हम बात कर रहे हैं दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी फ्रांस की। मगर सोचने वाली बात है कि फ्रांस आज तक इतना अमीर कैसे बना हुआ है, बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई देश अमीर होगा या गरीब यह डिसाइड करती है उसकी ज्योग्राफी। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हिस्टोरिकली सुपर पावर रहा फ्रांस आज तक दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। लेकिन ऐसा क्या है फ्रांस की ज्योग्राफी में जिसका फायदा फ्रांस को आज तक हो रहा है? यकीन मानिए आपने कभी भी फ्रांस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही नहीं होगा। मगर पूरी जानकारी के लिए आपको फ्रांस की लोकेशन का पता होना चाहिए। अगर बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस कई देशों के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें शामिल है जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, बेल्जियम, स्पेन और एंडोरा। वैसे अगर बात की जाए उस देश की जिसके साथ में फ्रांस सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, तो आपके जहन में स्पेन या लग्जमबर्ग का नाम आएगा। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये दोनों ही वो देश नहीं हैं जिनके साथ फ्रांस सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि असल में फ्रांस का सबसे लंबा बॉर्डर ब्राजील के साथ लगता है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन फ्रांस जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, वह साउथ अमेरिका के ब्राजील के साथ बॉर्डर कैसे शेयर कर सकता है, जबकि उनके बीच में तो एक लंबा चौड़ा समंदर है। हम आपको बताते चलें कि यूरोप में मौजूद फ्रांस को मेनलैंड फ्रांस कहते हैं। मगर फ्रांस केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि फ्रांस पैसिफिक के आइलैंड से लेकर साउथ अमेरिका के घने जंगलों, इंडियन ओशन और कनाडा की कोस्ट लाइन तक फैला हुआ है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। असल में इसकी टोटल लैंड की बात की जाए तो अलग अलग कॉन्टिनेंट में फैले बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड फ्रांस का हिस्सा हैं। और केवल यही नहीं बल्कि अफ्रीका के 14 से भी ज्यादा देश इनडायरेक्टली फ्रांस के कंट्रोल में हैं। भले ही अब कॉलोनियलिज्म पूरी तरह से खत्म हो गया हो, लेकिन आज भी फ्रांस का कब्जा न जाने कहां कहां मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी देशों के रिसोर्सेज, लैंग्वेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रांस के साथ ही लिंक्ड हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन देशों की करेंसी का रेट भी फ्रेंच यूरो के साथ में फिक्स होता है। हालांकि हम आपको बताते चले कि फ्रांस हमेशा से ही ऐसा नहीं था, बट आखिर फ्रांस था कैसा, यह जानने के लिए आपको 100 साल पीछे जाना होगा। अगर बात की जाए 100 साल पहले के फ्रांस की, तो फ्रांस के पास दुनिया का 10% लैंड एरिया था, जो अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ था। ये वो दौर था जब हर तरफ फ्रेंच एम्पायर का ही नाम चलता था। और यही नहीं, हमेशा से ही फ्रांस यूरोप का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश था। इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि 17वीं सदी से यूरोप में हर 5 में से एक आदमी फ्रेंच हुआ करता था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सिनेरियो को बदल कर रख दिया। असल में ये वही दौर था जब बहुत सारे युद्ध चलते रहते थे। ऐसा ही कुछ फ्रांस ने भी झेला, जिसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एंड इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 20 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। मगर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद में हुआ वर्ल्ड वॉर, जिसमें 12 से 13 लाख फ्रांसीसी नागरिक मारे गए, जिसकी वजह से फ्रांसीसी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन करती गई। और एक दौर ऐसा आ गया जब फ्रांस इटली की तरह पॉपुलेशन की कमी का सामना कर रहा था। मगर इसका समाधान निकालने के लिए 1960 और 1970 के दशक में फ्रांस ने दुनिया में मौजूद बहुत सारे आइलैंड से बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया और उन्हें मेनलैंड फ्रांस में ले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक देश ने आइलैंड से बच्चों को किडनैप क्यों किया, तो बताते चलें कि इसके लिए जिम्मेदार थी फ्रांस की गिरती हुई पॉपुलेशन। अब फ्रांसीसी मेनलैंड फ्रांस में इन बच्चों को लेकर गए ताकि अपनी घटती हुई पॉपुलेशन को बूस्ट किया जा सके। मगर यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ की नहीं बल्कि उस रीजन की हम बात कर रहे हैं जिसकी वजह से फ्रांस आज भी इतना अमीर बना हुआ है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इसके तार भी उसी से जुड़े हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, वह रीजन है ज्योग्राफी। बट फ्रांस की ज्योग्राफी ने उसे कैसे इतना अमीर और पावरफुल बनाया है, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। तो चलिए जानते हैं उन जियोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से फ्रांस दुनिया के मोस्ट पावरफुल और डेवलप्ड कंट्री में आता है। असल में फ्रांस अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी से घिरा हुआ है, जो कि एक खास स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ऐसी लोकेशन वाला फ्रांस अकेला यूरोपीय देश है।
फ्रांस एक साथ 2 समुद्रों तक एक्सेस रखता है, जिसमें एक है नॉर्थ सी और दूसरा है मेडिटेरेनियन सी। साथ ही फ्रांस के पड़ोसी भी उसे और अमीर बनाने की वजह बन जाते हैं। असल में अगर बात की जाए फ्रांस के पड़ोसी देशों की, तो इन सभी का जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज्यादा है, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट फ्रांस पर भी होता होगा, क्योंकि इसके अमीर पड़ोसियों के पास जब इतना पैसा सर्कुलेट होता है तो उसका इम्पैक्ट फ्रांस पर भी आता है। एंड साथ ही फ्रांस को नेचर ने भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसके कारण उसे डिफेंस पर कम खर्च करना पड़ता है। असल में अगर बात की जाए फ्रांस की को लैंड की, तो उसके सदर्न साइड पर यानी फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर के बीच पर पिरेनीज माउंटेन रेंज मौजूद है। यही वो माउंटेन रेंज है जिसकी वजह से फ्रांस को सुरक्षा पर बहुत कम खर्च करना पड़ता है। असल में पिरेनीज माउंटेन रेंज की वजह से हमेशा से ही फ्रांस को दक्षिणी साइड से एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिला है। यह फ्रांस के लिए कितने बड़े वरदान की बात है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब 8वीं सदी में मुसलमानों ने स्पेन पर कब्जा किया था तो वे फ्रांस तक पहुंच ही नहीं पाए थे, जबकि उनका अगला टारगेट फ्रांस ही होने वाला था। वे फ्रांस से होकर ही आगे यूरोप तक जाना चाहते थे, मगर पिरेनीज को पार करना बहुत ही मुश्किल काम था, जिसकी वजह से वे कभी भी फ्रांस पर अधिकार नहीं कर पाए। दक्षिणी नहीं बल्कि फ्रांस की साउथ ईस्टर्न साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में फ्रांस की साउथ ईस्टर्न साइड पर इटली के बॉर्डर के साथ एल्प्स माउंटेन रेंज मौजूद है। अगर बात करें एल्प्स माउंटेन रेंज की, तो यह यूरोप की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है जो 8 देशों तक फैली हुई है। और एल्प्स माउंटेन भी वह वजह है जिसके कारण फ्रांस की आधी ईस्टर्न साइड सुरक्षित हो जाती है। हालांकि यह फ्रांस की आधी ईस्टर्न साइड तक ही है, लेकिन बाकी की आधी ईस्टर्न साइड को सुरक्षित कर देती है यहाँ से गुजरने वाली राइन नदी। राइन नदी की वजह से फ्रांस का बाकी का बचा हुआ हिस्सा सुरक्षित हो जाता है, जो फ्रांस और जर्मनी को डिवाइड करती है। अब केवल नॉर्दर्न हिस्सा ही ऐसा बचता है जो बिल्कुल फ्लैट है, और यही फ्रांस की कमजोरी भी है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यहीं से 3 बार फ्रांस पर जर्मनी ने हमला किया था। यह हमला सबसे पहले 1870 में हुआ था, फिर 1914 में और फाइनली 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान हुआ था। अगर ये साइड नहीं होती तो कभी भी जर्मनी फ्रांस पर हमला नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अलावा फ्रांस लगभग हर साइड से नेचुरली प्रोटेक्टेड है। तो ये तो ही फ्रांस के नेचुरल प्रोटेक्शन की बात। वहीं अगर बात की जाए फ्रांस की नॉर्थ वेस्टर्न साइड की, तो यह एरिया फ्रांस के लिए आर्थिक रूप से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न यूरोप का पूरा व्यापार यहीं से होता है, जिसकी वजह है यहाँ मौजूद इंग्लिश चैनल। असल में इंग्लिश चैनल से होकर ही पूरा ट्रेड कैल्टिक सी में आता है, और फिर यहाँ से बे ऑफ बिस्के को क्रॉस करके स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तक ये कंटेनर पहुँचते हैं, और फिर इसके आगे यह पूरा ट्रेड स्वेज कैनाल के थ्रू मिडिल ईस्ट और एशिया तक पहुँच जाता है। अगर बात की जाए इंग्लिश चैनल की, तो इंग्लिश चैनल दुनिया का सबसे बड़ा सी जंक्शन है, और कमाल की बात यह है कि फ्रांस इस हैवी ट्रैफिक रूट के बिल्कुल ऊपर स्थित है, जो फ्रांस को आर्थिक रूप से काफी फायदा पहुंचाता है। इसी तरह से फ्रांस यूरोप का अकेला ऐसा देश है जिसकी नॉर्थ सी और मेडिटेरेनियन सी दोनों समुद्र तक पहुंच है। यही वजह है कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों के लिए एशिया और मिडिल ईस्ट से व्यापार करने का सबसे आसान और छोटा रास्ता फ्रांस के माध्यम से ही है। साथ ही मेडिटेरेनियन सी तक पहुँच का फ्रांस को और भी काफी फायदा होता है, जैसे कि वह 3 रीजन्स को अपना माल निर्यात कर सकता है। पहला, फ्रांस स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू अमेरिका तक अपना माल पहुंचा सकता है। दूसरा, ब्लैक सी वाले सभी देशों से भी आसानी से फ्रांस व्यापार कर सकता है। और तीसरा एंड सबसे खास, फ्रांस स्वेज कैनाल के माध्यम से सभी पूर्वी और मिडिल ईस्टर्न बाजारों से भी व्यापार कर सकता है। इसके अलावा फ्रांस को अपनी लोकेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि फ्रांस एशिया और मिडिल ईस्ट से सेंट लुइस पोर्ट पर आने वाले सभी माल को रेल मार्ग के थ्रू फ्रांस के केंद्रीय और बाकी यूरोपीय देशों तक पहुंचा सकता है। यही नहीं, फ्रांस की पूरी वेस्टर्न साइड पर अटलांटिक ओशन मौजूद है, जिसकी वजह से उसे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका तक भी डायरेक्ट एक्सेस मिल जाती है, और इससे आर्थिक रूप से काफी बूस्ट मिलता है। साथ ही अगर हम वापस इंग्लिश चैनल की तरफ आएं, तो यहाँ फ्रांस की वेस्टर्न साइड पर ब्रिटेन मौजूद है। अगर बात की जाए ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन 6ठी सुपर इकोनॉमी है और फ्रांस 7वीं। इन दोनों ने आपस में व्यापार को बूस्ट करने के लिए एक रेलवे टनल भी बनाया हुआ है, जो यूके में फॉक्सटन को लंदन और नॉर्दर्न फ्रांस से कनेक्ट करता है। इन दोनों देशों के बीच में जो जबरदस्त रेल नेटवर्क मौजूद है वो पेरिस तक जाता है। साथ ही फ्रांस के पड़ोसी देश बेल्जियम से भी एक रेलवे लाइन इस नेटवर्क से कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से फ्रांस के माध्यम से सेंट्रल यूरोप भी ब्रिटेन से कनेक्ट हो जाता है। और यह सब कुछ केवल फ्रांस की फेवरेबल जियोग्राफी की वजह से ही होता है। यही नहीं, बल्कि फ्रांस का जियोग्राफिक एडवांटेजेस ये भी है कि फ्रांस का रिवर सिस्टम भी काफी एडवांस है।
असल में फ्रांस में मौजूद सभी नदियां इसके बड़े बड़े शहरों से कनेक्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की सप्लाई की कोई समस्या नहीं आती। साथ ही नदियों की वजह से फ्रांस की सारी जमीन बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है और इस फर्टाइल जमीन की वजह से फ्रांस यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टिंग देश बना हुआ है। यही नहीं, इन नदियों की वजह से ही फ्रांस के पास यूक्रेन के बाद दूसरी सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड भी है। इतना ही नहीं, ये नदियां कृषि के अलावा ऊर्जा के उत्पादन में भी फ्रांस को बहुत लाभ देती हैं, क्योंकि फ्रांस का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत भी इन्हीं नदियों से पैदा होने वाली बिजली है। तो देखा आपने कैसे ये सारे फैक्टर मिलकर फ्रांस के भूगोल को बहुत ही आदर्श बना देते हैं। साथ ही फ्रांस के समुद्री द्वीप भी इससे काफी लाभ पहुंचाते हैं। अगर इंडियन ओशन में मौजूद फ्रांस के द्वीप की बात करें तो यहाँ फ्रांस ने बहुत भारी मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन की हुई है, जिसकी वजह से वह यहाँ से न केवल अपने ट्रेड कंटेनर्स को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में डेवलप होने वाली जियोग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल स्थिति पर भी कड़ी नजर रखता है। तो देखा आपने कैसे भूगोल ने एक देश को इतिहास से लेकर आज तक डेवलप और समृद्ध बनाए रखा है। वैसे आपका फ्रांस के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।